साल 2000 2 मई की तारीख थी। मेजर जनरल राजपाल पूनिया की नींद टूटती है। सामने सिस्टर खड़ी थी, स्थानीय कबीले की एक लड़की जिसे पूनिया अपनी बहन जैसा मानते थे। सिस्टर मेजर पूनिया को कर्नल मार्टिन का भेजा एक संदेश देती हैं। कर्नल मार्टिन विद्रोही गुट रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट आरयूएफ के लीडर थे। उन्होंने संदेश भेजा था कि 9 बजे टाउन हॉल में आरयूएफ के विद्रोही समर्पण करेंगे। कई दिनों से इस आत्मसमर्पण की तैयारियां चल रही थी। पूनिया तैयार होकर टाउन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात आरयूएफ के एक दूसरे लीडर मेजर कुपोई से होती है। कुपोई मेजर पूनिया से बैठने को कहते हैं। सबको कर्नल मार्टिन के आने का इंतजार था ताकि समर्पण की प्रक्रिया शुरू हो सके। मखमली सोफे पर बैठते ही मेजर पूनिया को एक जोर की आवाज सुनाई देती है, लोहा लोहे से टकराने की आवाज। टाउन हॉल का बड़ा सा गेट बंद कर दिया गया था जो कि लोहे का था। कुछ ही देर पहले तक मुस्कुरा रहे मेजर कुपोई का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और उनके साथ आए 10 से 12 लड़के पीठ के पीछे से बंदूक निकाल लेते हैं और सारी बंदूकें मेजर पूनिया की तरफ तान दी जाती हैं। मेजर कुपोई का चेहरा चमकने लगा था, मानो उन्होंने किसी फरार अपराधी को धर लिया हो। मेजर पूनिया को अब तक कुछ समझ नहीं आया था। वो विद्रोहियों का समर्पण कराने आए थे और अब खुद ही बंधक बन गए थे। पूनिया मेजर कुपोई को समझाने की कोशिश करते हैं। कुपोई उनके पास आकर उनके कंधे की तरफ इशारा करते हैं। वहां इंडिया लिखा हुआ था। इसके बाद कुपोई चिल्लाते हैं, खून का बदला खून। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक जाना पहचाना चेहरा दाखिल होता है। सिस्टर को देखकर मेजर पूनिया को कुछ तसल्ली होती है। तभी उनकी नजर सिस्टर के दाएं तरफ लटके रॉकेट लॉन्चर पर जाती है और मन में एक आवाज उठती है, मेजर तुम इन्हें अपनी सिस्टर बनाकर आग से खेल रहे थे, बिना ये जाने कि वो असल में आरयूएफ की सिस्टर थी। दोपहर होते होते पूनिया और उनके साथ आए लोगों को एक बैरक में बंद कर दिया जाता है। खाने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए पूनिया मेजर कुपोई से दरखास्त करते हैं कि उनके कैंप से कुछ खाने का सामान मंगवा लें। कुपोई मेजर पूनिया के साथ आए ड्राइवर को आर्मी कैंप की तरफ भेज देते हैं। वहां का नजारा भी कमोबेश ऐसा ही था। आरयूएफ विद्रोहियों ने कैंप को चारों तरफ से घेर लिया था। दोपहर से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आरयूएफ के विद्रोहियों ने कैप्टन सुनील को बंधक बना लिया था और वह भारतीय जवानों से हथियार डालने को कह रहे थे, लेकिन भारतीय जवान इसके लिए तैयार नहीं थे। कैप्टन सुनील की जान खतरे में थी, लेकिन वो चिल्लाते हुए कह रहे थे, कोई भी हथियार नहीं डालेगा, चाहिए मुझे गोली ही क्यों ना मार दें। किसी भी हाल में हमारे तिरंगे की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। साल 2000 में यह घटनाक्रम तब हो रहा था जब कारगिल युद्ध खत्म हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पूरे देश को इसकी जरा भी खबर नहीं थी कि भारत के 233 जवानों को एक रेबल आर्मी ने बंधक बना लिया था। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सब भारत की जमीन पर नहीं बल्कि यहां से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका की धरती पर हो रहा था। पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है सिएरा लियोन। साल 2000 में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारत के जवान सिएरा लियोन में तैनात थे और देश में शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि रेबल आर्मी ने भारत के जवानों को बंधक बना लिया। इन जवानों को छुड़ाने के लिए तब एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। विदेशी जमीन पर किया गया भारतीय सेना का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 15 जुलाई है और आज की तारीख का संबंध है ऑपरेशन खुखरी से। ऑपरेशन खुखरी के बारे में जानने से पहले थोड़ा भूगोल और इतिहास को समझना जरूरी है। नक्शे पर नजर डालिए। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा एक देश है सिएरा लियोन। इसकी राजधानी है फ्रीटाउन। इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है और पड़ोस में जो देश है उनका नाम है रिपब्लिक ऑफ गिनी और रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। 1961 तक सिएरा लियोन ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, हमारी तरह। अंग्रेज गए तो सिएरा लियोन के कबीलों में सत्ता के लिए आपसी खींचतान शुरू हुई और 1991 आते आते हालत ऐसे हो गई कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया। विद्रोही गुटों में सबसे बड़ा गुट था आरयूएफ, जिसने सिएरा लियोन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करके रखा था। आरयूएफ छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बनाकर उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करता था, चाइल्ड सोल्जर्स। साल 1999 में आरयूएफ ने सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन को भी अपने कब्जे में ले लिया। आरयूएफ ने फ्रीटाउन में भयंकर तबाही मचाई, परिवारों को मौत के घाट उतारा गया, घर जला डाले गए। आरयूएफ ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हजारों बच्चों के हाथ काट डाले। ये सब खबरें जब दुनिया के सामने आई तो ये मसला संयुक्त राष्ट्र में उठा। तय हुआ कि सिएरा लियोन में शांति बनाने के लिए यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा, शांति सेना, ब्लू हेलमेट्स।
इस पीस कीपिंग फोर्स का नाम था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन सियरा लियोन, UNAMSIL। इसमें 4 देशों की सेनाएं शामिल थी, इंडिया, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया। भारत की तरफ से 8 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन, 14 और 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा थे। इसके अलावा 2 राइफल कंपनीज को मिलाकर एक क्विक रिएक्शन फोर्स और स्पेशल फोर्सेस 9 पैरा कमांडो भी इस मिशन में शामिल थे। इंडियन धड़े का नाम था INDBAT-1, इंडियन बटालियन 1। पीस कीपिंग फोर्स ने सियरा लियोन पहुंचकर मध्यस्थता की शुरुआत की, ब्रिज, स्कूल्स का निर्माण कर वहां की जनता में विश्वास जगाया। धीरे धीरे RUF से वार्ता कर उनके आत्मसमर्पण की तैयारी भी की। फिर साल 2000 के मई महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बात पटरी से उतरने लगी। नक्शा देखकर जगहों पर ध्यान देते चलिए। इंडियन आर्मी की 2 कंपनियां कैलाहुन में तैनात थी। इसके अलावा दारू नाम की एक जगह पर बाकी भारतीय फोर्सेस जुटी हुई थी। ये 2 इलाके RUF के गढ़ थे और यहीं उनके आत्मसमर्पण की बात भी चल रही थी। 2 मई को कैलाहुन में मेजर राजपाल पुनिया और RUF लीडर कर्नल मार्टिन की एक मुलाकात तय थी, जिसके बाद आत्मसमर्पण होना था। लेकिन उससे एक दिन पहले एक और घटना हो गई। 1 मई की बात है। एक दूसरी जगह मकैनी में UNAMSIL की केनियाई फोर्सेस और RUF के बीच एक झड़प हो गई और इसमें RUF के 20 के करीब लड़ाके मारे गए। भारतीय धड़े को मकैनी में हुई घटना के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो जब आत्मसमर्पण कराने पहुंचे तो RUF के ट्रैप में फंस गए। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। अगले 10 दिनों में RUF ने केनियाई फोर्सेस के 500 जवानों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और अब वो राजधानी फ्रीटाउन की ओर बढ़ने लगे। पीस कीपिंग फोर्सेस ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर तो किया, लेकिन कैलाहुन में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां अभी भी बंधक बनी हुई थीं। RUF उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही थी और गोरखा जवान हथियार डालने को किसी कीमत पर राजी नहीं थे। इसी के चलते अगले 1-2 महीने तक स्टेलमेट की स्थिति बनी रही। अंत में कैलाहुन से भारतीय जवानों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन तैयार किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। 13 जुलाई को ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पहले फेज में UNAMSIL की फोर्सेस को दारू और केनेवा में इकट्ठा किया गया। इस काम में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि ये दोनों इलाके UN के नियंत्रण में आते नहीं थे, इसलिए यहां जमीन के रास्ते फोर्सेस भेजना बहुत मुश्किल था। 14 जुलाई की रात तक ये काम पूरा हुआ। मिशन को कंडक्ट करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई थी, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म समझिए VUCA, यानी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिगिटी। VUCA का आइडिया 1987 के आसपास US आर्मी वॉर कॉलेज से निकला था और इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जहां के भूगोल या भाषा के बारे में कम जानकारी होती है। ऑपरेशन खुखरी के लिए भी इसी रणनीति को अपनाया गया था। रास्तों की जानकारी के लिए टूरिस्ट मैप्स का उपयोग किया गया, साथ ही पड़ोसी देशों लाइबेरिया और गिनी से जो जानकारी मिल सकती थी उसका भी इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन की शुरुआत से पहले 2 पैरा के कमांडोज को जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया, स्काउट करने। ये लोग भेज बदलकर 7 दिन तक RUF के इलाके में रहे और जानकारी कलेक्ट की। इसके बाद कैलाहुन में फंसी भारतीय कंपनी तक मिशन की सूचना पहुंचाई गई। इसके लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया। सारी बातचीत मलयालम भाषा में की जाती थी ताकि RUF इसे मॉनिटर न कर सके। मिशन का ऑब्जेक्टिव समझने के लिए मैप पर नजर डालिए। कैलाहुन से 233 लोगों को निकालना था और उन्हें वापस दारू तक पहुंचाना था। इन दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है पेंदेबू। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर RUF की टुकड़ियां थी, इसलिए पैरा कमांडोज कैलाहुन में उतरकर गोरखा राइफल्स के जवानों को बचाते और दारू से एक कॉलम मूव करते हुए पूरे रास्ते की देखरेख करता। इसके बाद ये दोनों कॉलम पेंदेबू में मिलते और वहां से सबको एयरलिफ्ट कर लिया जाता। इस पूरे मिशन के दौरान इन लोगों को IAF और RAF से सपोर्ट मिलता रहता। अब देखिए मिशन को अंजाम कैसे दिया गया। 15 जुलाई यानी आज की तारीख थी। सुबह के 6 बजे थे। 2 पैरा के 80 कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से RUF के इलाके में उतरे। शुरुआती हमले में 2 पैरा के 40 कमांडो कैलाहुन तक पहुंचे और उन्होंने टाउन सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने फंसे हुए जवानों को अपने साथ लिया और वापस चल पड़े। अचानक हुए हमले ने RUF को चौंका दिया, लेकिन कुछ देर बाद संभलते हुए उन्होंने रेस्क्यू टुकड़ी का पीछा करना शुरू किया। आगे और पीछे दोनों तरफ से खतरा था, इसलिए पैरा कमांडोज की एक टुकड़ी आगे और एक दूसरी टुकड़ी पीछे चल रही थी। कैलाहुन से कुछ 5 किलोमीटर निकलने के बाद पैरा टुकड़ी ने रास्ते में माइंस बिछा दी, जिसके चलते RUF को काफी नुकसान हुआ और उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन ये RUF की सिर्फ एक टुकड़ी थी। उनके बाकी साथी जगह जगह पर डेरा डाले हुए थे, जैसा कि हमने आपको बताया था, और मौसम खराब था, लगातार बारिश भी होती चल रही थी, इसलिए एयर सपोर्ट मिलने में दिक्कत हो रही थी इस रेस्क्यू पार्टी को और खतरा था कि ये लोग जंगल में ही फंसकर रह जाएं।
सुबह 9:30 बजे मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर्स ने एयर सपोर्ट देना शुरू किया इनको। आरयूएफ को जंगली रास्तों का पूरा ज्ञान था, लोकल्स थे वो, इसलिए वो जगह जगह पर स्नाइपर लेकर के बैठे हुए थे, जिसके चलते रेस्क्यू टुकड़े बहुत धीरे धीरे मूव कर पा रही थी। इन लोगों को जल्द से जल्द पेंदेबू पहुंचना था, लेकिन इनके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। रास्ते में एक 8 फीट की खाई थी, जिसे दूसरी तरफ से आरयूएफ के लड़ाकों ने घेर रखा था। सामने आते ही ये लोग सीधा सीधा निशाना बना लेते। यहां एक बार दोबारा मिलिट्री के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स काम आए। उन्होंने ऊपर से गोलीबारी कर न सिर्फ आरयूएफ का सफाया किया, बल्कि पुल बनाने का सामान गिराकर रास्ता बनाने में भी मदद की। याद कीजिए, ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब एक कॉलम दारू से पेंदेबू तक आ रहा था, ताकि वहां पहुंचकर पेंदेबू पर कब्जा कायम कर सके। इसके बिना एयरलिफ्ट संभव नहीं था, वहां से इवैक्यूएशन होना था। इस कॉलम में शामिल थे QRC यानी क्विक रिएक्शन कंपनी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और गोरखा राइफल्स के वो जवान जो दारू में पहले से तैनात थे। ये लोग सुबह 6:20 पर रवाना हुए। रास्ते में भी इन लोगों ने भारी गोलीबारी का सामना किया। दोपहर 1:30 बजे इन लोगों ने दारू पहुंचकर सभी पुलों और रास्तों को अपने कब्जे में लिया। पुलों को इसलिए क्योंकि आरयूएफ अगर इन्हें उड़ा देते तो कैलाउन से जो रेस्क्यू पार्टी वापस आ रही थी वो पेंदेबू तक पहुंच नहीं पाती। पेंदेबू पर कंट्रोल कर इन्होंने डिफेंसिव पोजीशंस ले ली। कैलाउन से आ रही टुकड़ी को पहुंचने में शाम तक का समय लग सकता था, इसलिए पेंदेबू को डिफेंड करना जरूरी था। 4:30 बजे पेंदेबू में तैनात लोगों में से एक टुकड़ी कैलाउन की ओर बढ़ी, ताकि कैलाउन से आ रहे जवानों से लिंक स्थापित कर सके, मिलन कर सके। 5:30 पर दोनों टुकड़ियों की मुलाकात हुई और 7 बजे तक सब पेंदेबू पहुंच भी गए। रात हो गई थी, अंधेरे में इतने लोगों को एयरलिफ्ट करना थोड़ा खतरनाक था, इसलिए तय हुआ कि सुबह तक पेंदेबू में ही रुकेंगे। रात भर आरयूएफ की तरफ से हमले की कोशिश हुई कई बार, लेकिन सेना ने डिफेंसिव पोजीशन अच्छे से तैयार की थी, जिसके चलते आरयूएफ के लड़ाके सफल नहीं हुए। अगली सुबह 7 बजे एयरलिफ्ट की शुरुआत हुई और 10 बजे तक बंधक जवानों को पेंदेबू से एयरलिफ्ट कर लिया गया। इसके बाद बाकी बचे कॉलम ने वापस दारू का रुख किया। रास्ते में कई बार उनकी आरयूएफ से मुठभेड़ हुई, लेकिन 16 जुलाई शाम 5:30 बजे ये लोग वापस दारू पहुंच गए। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक जवान की जान गई थी, लेकिन इस मिशन की सफलता का पैमाना ये नहीं था। अपने देश में लड़ना एक बात है और परदेश में जाकर इतने खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना एक बिल्कुल दूसरी और बड़ी बात। इस मिशन के चलते आरयूएफ को अब तक की सबसे बड़ी हार मिली थी, जिसने न सिर्फ यूएन एमसिल फोर्सेस का हौसला बढ़ाया, बल्कि यूएन की गरिमा को एक बार फिर से स्थापित भी किया। कई लोगों का मानना था कि यूएन बिना दांत की संस्था है, जिसकी पीस कीपिंग फोर्सेस सिर्फ नाम की होती हैं। इस मिशन ने दिखाया कि 4 देशों की फौज मिलकर कितने अच्छे से काम कर सकती हैं, अगर इरादा शांति का हो। सेना की बात हो तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का जिक्र कम ही आता है, लेकिन ब्लू बैरन नाम से जाने जाने वाले इन जवानों के लिए इस मिशन का सबसे बड़ा हासिल था वो स्वागत जो दारू पहुंचने पर इन लोगों को मिला। भूखमरी और गरीबी से पीड़ित सिएरा लियोन के नागरिकों को पहली बार लगा कि वो इस दुनिया का हिस्सा हैं और कोई है इस दुनिया में जो उनके लिए अपना खून बहाने को तैयार है। इस मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया की किताब ऑपरेशन खुखरी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिएरा लियोन के बारे में और जानना चाहते हैं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक फिल्म देख सकते हैं, नाम है द ब्लड डायमंड। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।